सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो इसमें 2024 और सेट नंबर 2 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना है, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल पर 2018 से लेकर 2025 तक के सभी पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। इन सब का वीडियो पहले से बना रखा है, लेकिन 2024 को दोबारा से बना रहा हूं मैं। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। लासा यानी 12, 21 इन दोनों संख्याओं का लासा है 24। फिर इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, एक हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 12 भी कट जाए, 21 भी कट जाए, दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। चाहे विकल्प से देख लो, 33 का भाग इन दोनों में नहीं लगेगा, 7 का भाग इन दोनों में नहीं लगेगा, 6 का भाग 12 में लगेगा लेकिन 21 में नहीं लगेगा, तो 3 का भाग इन दोनों में लग जाएगा। तो एक संख्या ऐसी बतानी है आपको, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। एक संख्या ऐसी बतानी है जो 12 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। तो विकल्प देख लो कौन सा है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। 3 3 का भाग इन दोनों संख्याओं में लग जाएगा। ठीक है, चलिए करते कैसे ये भी देख लीजिए साथ में आप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें प्रश्न नंबर पहला। तो बच्चों, जो यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं हमारी, संख्याएं 12 और 21, और इनका जो लासा दे रखा है, लासा बराबर है 84। तो हमारा सूत्र होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये हमारा सूत्र होता है। मासा कितना है, मासा तो ज्ञात ही करना, तो मासा ऐसे छोड़ दो। और लासा कितना 84, तो यहाँ पे 84 लगा दो। और इसके बाद पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 21 है। तो देखो 12 एकन 12, 12 सत्ते 84, 7 एकन 7, 7 तियां 21, ऐसे इसको हल करेंगे। तो आपको लिख देना है मासा बराबर 3। और बेटा यही प्रश्न का हल हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 2। नंबर 2 है, एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा आदर्श निकाला जाता है तो नीले कंचे नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कंचे कुल हैं कितने, 6 4 10, 6 4 10 18 कंचे हैं। किसकी प्रायिकता पूछी, नीले के पूछी। नीले कंचे कितने हैं, 6 हैं। तो 6/18, तो 6/18 1/3 हो जाएगा, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए आप। नंबर 2, तो सबसे पहले यहाँ पे नीले कंचे बराबर लिख लो। यहाँ पर नीले कंचे बराबर है 6। फिर इसके बाद सफेद कंचे, सफेद कंचे हैं 4। फिर इसके बाद लाल कंचे, लाल कंचे 8। कुल कंचों की संख्या कितनी होगी, कुल कंचों की संख्या होगी 18। ठीक, तो आपको यहाँ पर लिखना कुल कंचे बराबर 18। तो बच्चों हमसे किसकी प्रायिकता पूछी, नीले रंग के, नीले रंग यानी नीले कंचे की प्रायिकता पूछी है। तो PE लिख लो। नीले कंचे हैं कितने, 6 हैं। 6 ये हमारा अनुकूल परिणाम और ये हमारा कुल परिणाम है, तो 6/18। तो 6 कंचे 6 3 18, तो PE। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो बच्चों ये उसका हल हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखना प्रश्न नंबर 3। पहले प्रश्न नंबर 3 दिखा दें आपको, तब हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः दे रखें, इसका माध्य होगा। तो बच्चों ये इसका बहुलक है और ये इसका माध्यक है, और माध्य ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, बहुलक बराबर इतना है, बहुलक बराबर दिया हुआ है 42
और माध्यक, माध्यक को माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो माध्यक बराबर दे रखा है 38.1, इसका माध्य ज्ञात करना। तो इसका सूत्र होता है हमारा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। बच्चों ये सूत्र होता है हमारा, मान लगा दीजिए 3 गुणा माध्यक की जगह पे 38.1 और बहुलक की जगह पे 42 प्लस 2 माध्य, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे 3 एकन 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11 और दशमलव से पीछे 1 अंक है तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। इसको दिलाओ तो माइनस का 42 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2 माध्य, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माध्य इधर लिख दो, 2 गुणा माध्य ऐसे करके इसे घटा के लिखो। लास्ट में तो 3 आएगा, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा और इस 2 का लग जाएगा भाग, तो माध्य बराबर हो जाएगा 72.3 और बटा 2। चलिए भाग लगाइए इसका, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 6 12 दशमलव 2 1 2 2 5 10। तो बेटा ये इसका आंसर आया। कहाँ पर है ये विकल्प, तो इसका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर जो हमें टेबल दे रखी है, उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो प्यारे बच्चों बहुलक वर्ग कैसे बताते हैं, जो हमारी बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है और उसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है और 18 के सामने ये वाला अंतराल है, यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक। 15 से 20 डी वाला सही हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता होगी। चलिए समझिएगा इसको। तो बच्चों ताश की गड्डी होती है, उसमें पत्तों की संख्या 52 होती है, ठीक। तो प्रश्न नंबर 5 लिख लें। तो पहले आप लिख लो कुल परिणाम बराबर हो गए 52 हमारे, ठीक है। अब तस्वीर वाले पत्तों की संख्या होती 12, तस्वीर वाले पत्ते हैं हमारे 12 होते, ठीक। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आपको लिखना पी ई लिख लो, चाहे कोष्टक में तस्वीर वाला पत्ता लिख लो, ठीक है। तो पी ई लिख लो आप, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम होता है और ये कुल परिणाम होता है 12/52। अब ये 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 1 4 4 3 12। तो जो प्रायिकता तस्वीर वाले पत्तों की जो प्रायिकता होगी 3/13 निकल के आ जाएगी हमारी, वही बेटा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 6, उसको देख लीजिए। 6 नंबर में कह रहा है एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर। तो प्यारे बच्चों परमेय संख्या का और एक अपरमेय संख्या का अंतर, योग और गुणनफल, यानी ये चारों हमेशा एक अपरमेय संख्या ही होते हैं, ठीक है। तो सदैव अपरमेय संख्या, इसका ए वाला सही हो जाएगा। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल, ठीक। तो हमेशा एक अपरमेय संख्या होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो ए पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, इसकी देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या हो जाएगी। परमेय संख्या क्यों हो जाएगी, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, थोड़ा करके दिखा दें हम आपको, थोड़ा समझिए इसको। नंबर लिख लें यहाँ पर हम 7, तो जो हमारा सी वाला विकल्प है वही सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ √5 प्लस √7, अगले कोष्टक में √5 माइनस √7। तो बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो आपको माइनस वाली संख्या लेके घात 2 लगा दो ऐसे करके। तो इस 2 से ये √ कट जाएगा, 2 से ये √ कट जाएगा हमारा,
तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 2 बचेगा। अगर हमारी किसी संख्या पे अंडर लगा है और उसका अंडर ना हटे, ठीक है, तो वो संख्या हमारी अपर में कहलाती है। तो ये पर में हो गई हमारी, क्योंकि इस संख्या पे अंडर नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8, तो नंबर 8 में यहाँ पे बिंदु दे रखे ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी कितनी होगी, चलिए समझिए। और 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले लिखना बिंदु ए कामा बी तथा बी कामा माइनस ए। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको लिखना है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब बच्चों ये वाला मान x1 का, y1 का मान, ये x2 का और ये y2 का मान है। लगाइए, x1 का मान a और x2 का मान b है, और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान b और y2 का मान माइनस ए है, तो प्लस का a बन जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर प्लस a प्लस b का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों 2ab से 2ab कट जाएगा। अंडर रूट a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर। देखो ये विकल्प है कहीं पर, ठीक, तो ये वाला विकल्प हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो इसमें 2 कामा ले सकते हो, कैसे करके देखो, अंडर रूट 2 ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार भी आप कामा ले सकते हो। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 9, उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 9 है हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। पहले समीकरण दिखा दें, प्रश्न दिखा दें एक बार हम आपको। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल कितना होगा, चलिए समझिएगा। तो बच्चों योगफल निकालने के लिए सबसे पहले ए बी सी के मान छाट लो आप। तो यहाँ पे जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इससे हम तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 1। तो हमसे पूछा है शून्यकों का योगफल। तो बच्चों शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस 4 है, ए का मान 4 है, ये इससे कट जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये वाला इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए तो इस प्रकार कर देना है। अगर यहीं पे पूछे शून्यकों का गुणनफल पूछ दे तो आपको सी अपान ए कर देना है। तो बच्चों सी का मान कितना, ए का मान कितना 4 है, तो इसका ये वाला आंसर हो जाता है। जब शून्यकों का योगफल पूछे तो माइनस बी अपान ए लगाना है और शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए लगाना है। प्रश्न नंबर 10 देखिए आप। प्रश्न नंबर 10 रैखिक समीकरणों के एक युग्म, ठीक, एक ये दिया और एक ये दिया है, के हलों की संख्या है। तो इस प्रश्न को समझने से पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जब 2 समीकरण दिए होते हैं तो पहले लिख लो समीकरणों का हल। समीकरणों का हल। तो जो बच्चा इसका पहला नियम है ये वाला देखो, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो बच्चों ये कराते प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। और साथ में ये संगत भी होती हैं। कैसी होती है, संगत। और ये अद्वितीय हल कहलाता है हमारा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को दूसरी भाषा में बोलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिए। नंबर 2 होता है a1 बटा a2
इक्वल B1 बटा B2 और इक्वल C1 बटा C2, ये होता है। और ये रेखाएं होती है संपाती रेखाएं हमारी, संपाती रेखाएं, और साथ में ये संगत भी होती हैं, ठीक है। और इनका जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। ये भी तैयार रखिए आप। जो नंबर 3 है उसको भी देख लीजिए, ये लिख लो भैया, ठीक। बोर्ड की परीक्षा बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 3 है A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो बच्चों ये कहलाती है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, और इसके साथ ही असंगत कहलाता है, असंगत कहलाता है, ठीक है। और इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जो बच्चों प्रश्न नंबर हम 10 करने वाले हैं ना, इन 3 पॉइंट को याद करेंगे, ठीक है। यानी इन 3 पॉइंटों को याद करते हुए प्रश्न को देखेंगे। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे नंबर 10 लिख लो पहले और दोनों समीकरण लिखो। तो जो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8, जो हमारा अगला समीकरण है दूसरा 3x माइनस 3y और बराबर 16। चलिए समझिए क्या करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1/3 1/3 ऐसे करके, फिर ये -1/-3 -1/-3 बराबर, फिर आपको लिखना 8/16 ऐसे करके। काटिए इसको, 8 1 8, 8 दूनी 16। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/3 बराबर -1/3, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ये, और बराबर 1/2। अब यहाँ पे ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं, तो ऐसे इसको काट देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली देखो लास्ट में कटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोई हल नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिख देना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न समझिए, नंबर 11। नंबर 11 है हमारा, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण लिखेंगे x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0, इसका एक मूल 2 है। तो प्यारे बच्चों x बराबर आपको 2 रख देना है, x बराबर 2 रखने पर x की जगह पे हमें 2 लगा देना है। यहाँ पर 2 लगाना, यहाँ पर 2 लगाना, इस 8 को उधर भेज दो, तो 2 पे घात 2 -2k हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। तो ये 4 बन जाएगा, 4 माइनस का 2k बराबर 8, इस 8 को उधर भेज दो, तो माइनस का 2k बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4, तो माइनस का 2k बराबर 4 हो जाएगा। ये 2 1 2 2 दूनी 4, ये माइनस का चिन्ह इधर लगा देंगे तो k बराबर निकलेगा -2। कहाँ पर टिक लगा दो जल्दी से आप, नंबर 11 है ना, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। एक बार हम भी चेक कर लें, नंबर 11 का बी सही है। नंबर 12 देखिएगा, 12 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमें एक एपी दे रखी है, तो पहले बना लेना एपी। पहला पद है हमारा 10, 7, 4 डैश, और इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर मिलेगा 10, और डी बराबर 7 में से 4 में से 7 घटा दो, तो डी बराबर हो जाएगा -3। तो 20वां पद ज्ञात करना, तो ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी, एक कम करके लिखना है आपको। ए का मान 10 और प्लस 19 गुणा डी का मान -3, 10 19 दूनी 38, 19 3 57, तो प्लस माइनस -57 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और 19 3 57, और 57 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 47 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा।
प्रश्न नंबर 13 में दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना आपको एक वृत्त। तो बच्चों ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का है केंद्र, ठीक है, बिंदु P पर, और यहाँ पे लिख लो Q। तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है और यहाँ पे लिख देना P और यहाँ पे लिख लो O, यहाँ लिख लो Q। तो इनके जो मान दे रखे हैं यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो बच्चों ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर OQ की माप ये 12 है। तो PB यानी ये वाली भुजा ज्ञात करनी है हमें। नहीं, एक मिनट, हाँ PQ ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो बेटा ये कोण हमारा होता है 90 अंश का। ठीक, कितने का है? 90 अंश का हमारा कोण ये। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले लिख लो त्रिभुज OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये वाली हमारी कर्ण हो जाएगी। 2 का वर्ग, फिर ये 10 का वर्ग और ये वाली भुजा इसका नाम लिख लो आप PO का वर्ग, सॉरी Q का वर्ग। ये बन जाएगा हमारा 4। प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, ये 12 लिखा हुआ है हमारा, ठीक 12 है तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 144 और ये बन जाएगा हमारा 100 और प्लस PQ का वर्ग और 100 को उधर भेजेंगे 44 बन जाएगा हमारा। 144 माइनस 100 तो PQ का वर्ग। तो PQ का वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा ये। अब इधर से घात हटेगी तो अंडरूट लगाना है। PQ बराबर हो जाएगा अंडरूट 44। तो PQ बराबर इसको लिखेंगे हम 4 गुणा 11, इस प्रकार लिख सकते हैं और 4 को 2 लिखा जाएगा। तो PQ बराबर 2 अंडरूट 11 सेंटीमीटर। अब देखो विकल्प में कहीं पर है ये, हाँ ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 13 है, इसको देखिएगा 13, 14 नंबर। एक बार प्रश्न दिखा दे आपको हम। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा दिया जाए तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 घन है, ठीक, उनमें से प्रत्येक आयतन 8 घन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकाले घन की भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना घन की भुजा, नहीं घन का आयतन, घन का आयतन। तो बच्चों घन का आयतन दे रखा 8 और घन का आयतन होता भुजा Q। तो 1 की पावर 3 और बराबर 2 पे घात 3, घात से घात कट जाएगी तो A बराबर निकलेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 2 घनों को आपस में मिलाया जाएगा तो लंबाइयां उनकी बढ़ेंगी, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो L बराबर हो जाएगा 4, इसका दोगुना हो जाएगा, लंबाई इसकी दोगुनी हो जाएगी और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी इसकी 2 सेंटीमीटर रहेगी। जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया जाएगा तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है 2LB BH और ये HL मान लगा दीजिए। ये 2 लिखा हुआ बच्चों, ठीक है, 2 L का मान 4 और B का मान 2, फिर 2 गुणा 2 और 2 गुणा 4, इसको हल करिए आप। तो 2 तो बाहर रहेगा, 8 4 और ये 8, 16 4 20, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कहाँ पर है विकल्प, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के
एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर, तो थीटा ज्ञात करना है। चलिए समझ लीजिए आप लोग। नंबर 15 लिख लें पहले हम। तो बच्चों आर बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 154, और जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बराबर 154। चलिए यहाँ पे थोड़ा काम कर लीजिए। पाई का मान 22/7 लगाइए और बटा 360, आर का मान 14 है तो 14 गुणा 14 और थीटा ऐसे लिख लीजिए बराबर 154। चलिए इस पे थोड़ा काम करिए। तो बच्चों 14 एकन 14 हो जाएगा और 14 एकन 14, फिर एक 14 एकन 14, 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 हो जाएगा हमारा। फिर ये 7 एकन 7 और 7 चौक 28, नहीं 7 दूनी 14, 2 होगा हमारा। ठीक है, पहले बचा हुआ लिख लो, 2 दूनी 4, 4 थीटा और बटा 360 बराबर 1। इसके नीचे कर लो इसका इसमें, इसका इसमें, तो बच्चों 4 थीटा बराबर हो जाएगा 360। तो 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो थीटा बराबर निकलेगा 90 अंश। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। देख लो कहाँ पर 90 अंश, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 16 देखिएगा आप। तो बच्चों नंबर 16 में लिखा हुआ है 2 sin 30 और cos 30 का मान कितना हुआ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना, 2 और sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा √3/2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 17। नंबर 17 में दे रखा है sin थीटा बराबर 3/4, तो tan का मान पूछा है इसने। तो प्यारे बच्चों साइन जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार निकालना है। तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे 4 का वर्ग, आधार ज्ञात नहीं है और लंब कितना 3 का वर्ग है। तो बच्चों ये बन जाएगा 4 चौक 16, ये बन जाएगा 9। तो 9 को उधर ले आइए, 16 - 9 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 7, तो आधार बराबर हो जाएगा √7। तो हमसे tan का मान पूछा है, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3 है और आधार √7 निकला। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला नंबर देखिए आप। तो ये वाला कहाँ पर मिलेगा हमें, ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 नंबर देखिए। तो अभी हमने आपको 15, 16, 17, 18, 17 तक करा दिया। ठीक, हमने 18 नंबर देखिए। ठीक, इसके बराबर क्या होता है चलिए समझिएगा 18 को भी। तो यहाँ पे नंबर 18 लिख लो, कोसेक ए प्लस कोट ए और 1 - कॉस ए। तो बच्चों इसको पहले चेंज करें, कॉसेक है ना, कॉसेक को लिख लेना 1/sin प्लस, और कॉट को लिख लेना है, इस कॉट को लिखना है कॉस ए बटा साइन ए, इस प्रकार, और 1 - कॉस ए। तो बच्चों यहाँ पे एक बार प्लस, नहीं यहाँ पे इसके हर समान है। तो जब ये हर समान है तो अंश को ऐसे लिख लो 1 + कॉस ए और 1 - कॉस ए और बटा ये बन जाएगा हमारा साइन ए। इसको एक बार लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा साइन ए। अब 1 - कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए बटा साइन, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो बचेगा हमारा साइन ए, और यही बेटा हल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। डी पे आप टिक लगा लीजिए।
प्रश्न नंबर 18 के बाद 19 नंबर देखिए। अब आपको लिखना 19 नंबर। तो 19 नंबर में दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 माइनस कॉट स्क्वायर, इसके बराबर कितना होगा ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस कॉट को चेंज करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो इस कॉट को चेंज करेंगे तो कॉट को लिखेंगे 1, इस कॉट को लिखेंगे 1/tan ही लिख सकते हैं। और भाई इस कॉट को 1/tan लिख सकते हैं ना, तो इसके नीचे एक कर लो अब, 1 माइनस tan स्क्वायर बटा, अब यहाँ पे क्या करना, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो tan स्क्वायर है -1 बटा tan स्क्वायर है। और प्यारे बच्चों ये संख्या जाएगी हमारी ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे एक काम करें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें। जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली संख्या प्लस की हो जाएगी और ये वाली माइनस की हो जाएगी। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ठीक, और tan ऊपर लग जाएगा ये वाला हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम दो काम कर रहे हैं, ये वाला tan पहुंचेगा इसके पास, तो पहले ये लगा दिया, फिर इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। tan स्क्वायर -1 ऐसे करके, अब हर ये लिख दो, tan स्क्वायर -1। तो बच्चों इससे ये कट गया, तो जो हमारा बचा हुआ है माइनस का tan स्क्वायर a, ये इसका हल हो गया। तो ये वाला कहाँ पर मिलेगा हमें, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो टीआर का मान ज्ञात करना है, कहाँ पर है टीआर, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो पहले आपको यहाँ पे त्रिभुज बना के दिखा दें हम, ये करना है तो ऐसे करके, ठीक है। और बच्चों वीडियो को लाइक करते रहिए भैया, और प्रत्येक बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर देगा, ठीक। वो क्या नाम, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहां पर भी शेयर करना चाहो आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। आर इसका मान है 1.5, ये है 2.8 और ये वाला है 3। तो बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो अन्य दो भुजाएं, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा बिंदु आर पर मिल रही है। तो यहाँ पे लिखना आपको एस आर बटा एस क्यू बराबर, फिर लिखना है आपको, देखो यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी हमने, जिससे हमने बोला था आर एस लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है, लेकिन आप लोग नोट कर रहे हो तो पहले आर एस लिखना है, ठीक, ऐसे लिख लो आर एस, यहाँ पर ऐसे आर एस और एस क्यू, ठीक है, आर एस और एस क्यू बराबर, इधर लिखना है आर टी बटा टी पी, आर टी बटा टी पी। अब इनके मान लगा दीजिए। तो बच्चों इसका मान है 1.5 और इसका मान है 3, और आर टी का तो मान हमें ज्ञात नहीं है, और टी पी का मान है 2.8। चलिए समझिएगा, इसका दशमलव उठाएगा, नीचे 0 बढ़ा देंगे, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, 2RT बराबर हो जाएगा हमारा 2.8, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो RT बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए समझ लो, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से हमारा खंडबा चालू होगा। प्रश्न नंबर 21 का सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना √2 एक परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो √2 बराबर p बटा क्यू, जहां p तथा q धनात्मक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। तो इस √2 के नीचे मान लेंगे 1 हम, फिर इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना है हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2
2q का होल वर्ग और बराबर p स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमें प्राप्त होगा 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 का लगाएंगे भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2। तो बच्चों इस p स्क्वायर में 2 का भाग लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर कामा 2 से विभाजित है। हमने क्या लिखा, जो हमारा p स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है। अब इस घात को हटा के लिखेंगे, नई लाइन से लिखना है p भी 2 से विभाजित है, इस प्रकार। अब आपको नई लाइन से लिखना है, इस p की जगह पे 2k लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेना है p बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर। तो इस p की जगह पे हमें 2k लगाना है। चलिए समझिएगा, 2q स्क्वायर बराबर 2k का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे इसको पहले लिख लो आप, तो ये 4k का वर्ग बराबर 2q का वर्ग। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 भाग में पहुंचेगा, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर कामा 2 से विभाजित है। फिर नई लाइन से घात को हटा के लिखेंगे q भी 2 से विभाजित है, ठीक है। और प्यारे बच्चों थोड़ा ऊपर तरफ देख लीजिए, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 और इसको मानेंगे हम 3। अब आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पर समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, सॉरी बच्चों 2 है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास के कारण √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो इस प्रश्न में आपको इतनी हिंदी तैयार कर लेनी है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 21 का खा। तो आपको नंबर लिख लेना 21 का खा खरगोश, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध करने वाला प्रश्न एक बार दिखा दें आपको, ये रहा, ठीक। 21 का खा, तो इसके बराबर ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रश्न लिखना 1 प्लस सेके और ये सेके बराबर है हमारा साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले इसका लिख लीजिए LHS, तो इसका लिखेंगे हम LHS बराबर 1 प्लस सेके और बटा सेके। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखना है देखिएगा आप, तो यहाँ पे ये तो रहा बटा का चिन्ह, तो पहले ये 1 प्लस इस सेक को लिखना 1 बटा कॉस ए, इस प्रकार। और इस सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस ए, क्योंकि सेक हमारा 1 बटा कॉस ही तो होता है।
इसके नीचे कर लो 1। अब क्या करना हमें, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। चलिए समझिएगा, तो जब इसका इसमें करें तो 1 और प्लस कॉस ए, और भाई इसका इसमें और बटा कॉस ए, फिर बटा मान बटा के लेकर ये वाली, तो यहाँ पे लिखना 1 बटा कॉस ए। तो बच्चों ये हर से हर कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस ए बचेगा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर देंगे और 1 माइनस कॉस ए का भाग कर देंगे। इस प्रकार गणित में जो भी काम करते हैं समान करते हैं। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया, तो आपको माइनस वाली संख्या लिख के घात 2 लगा लेनी है, और यहाँ पे घात 2 मतलब कि उसका मान 1 ही रहेगा, और बटा 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस ए, यही हमारा हल हो गया। तो आपको लिख देना LHS और बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 21 का गा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको भी। तो नंबर है हमारा 21 का गा। तो बच्चों यहाँ पे जो R बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और समकोण थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो अब हमें लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है हमारा पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 R स्क्वायर और ये साइन थीटा। मान लगा दीजिए यहाँ पर। अब तो बच्चों पाई का मान 22 बटा 7 लगाना है, 22 और बटा 7, ठीक है, R और नीचे 360 है ये, और R का मान है 21 गुणा 21 और थीटा का मान 90 है, माइनस 1 बटा 2, फिर R की जगह लिखना 21 गुणा 21 और ये साइन 90 है। ठीक, तो बच्चों 90 1 90 और 90 चौकू 90 चौकू 360, फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 2 2 1 2 और 2 दूनी 4, फिर 7 3 21 इतना, इसका गुणा कर लीजिए। पहले 11 21 3 63 और बटे में ये 2 रह जाएगा हमारा, माइनस। अब यहाँ पर साइन 90 का मान बेटा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 बटा 2 21 गुणा 21 441 और गुणा साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इधर गुणा करिए, 11 3 33, 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 छक्का 66 3, 66 और 3 69 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और बटा 2 और माइनस 441 बटा 2। अब यहाँ पे इसके हर है समान, जब हर समान है तो अंश को घटा दीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और बटा 2, 2 का भाग लगा दीजिए इसमें, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसे काटेंगे 2 1 2 तो 2 4 2 6 12। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी, इसमें बहुलक ज्ञात करना हमें। 21 का घा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, तो ये टेबल दे रखी है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो बच्चों बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, तो 10 के सामने लिखना F1 और इससे ऊपर लिखना F0 और इससे नीचे लिखना F2, फिर F1 के सामने आपको लिखना L, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 30। तो ये तो मान छाट लो आप। अब इसके बाद यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है, तो H बराबर लिख लेना है 5। अब यहाँ पे लगाना बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर, तो सूत्र होता L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। बच्चों ये सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, अगर याद नहीं है तो, याद है तो अच्छी बात है। L का मान 30 प्लस F1 का मान है हमारा 10 और F0 का मान है 9 बटा 2 गुणा F1 का मान 10, F0 का मान 9 और F2 का मान है 3। ठीक, इस प्रकार, और H का मान 5। चलिए इसको हल करिए। तो 30 प्लस, तो बच्चों यहाँ पर 1 बटा, ऊपर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 5 5 एकन 5 कर दीजिए। 30 प्लस 5 बटा 8 हो जाएगा, नीचे 8 का भाग लगाना है इसमें। तो 30 प्लस 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो पहले भाग का ही बिंदी दशमलव, यहाँ 50 हो जाएगा हमारा। तो 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 पन्ना 40, इतना हो जाएगा। 30 को इसमें जोड़ देना तो हो जाएगा हमारा 30.625। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। घड़ी के बाद यहाँ खाली, इसका 5वां, उसको देखिए। अब आपको नंबर डाल देना है 21 का, यहाँ खाली 5वां। चलिए पहले प्रश्न देख लीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले लिख लो बिंदु, यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं हमारे 4, -3 तथा 8, 5, और बच्चों जो अनुपात दे रखा ना, अनुपात बराबर है 3:1। तो बच्चों ये वाला मान है x1 का, y1 का, x2 का और ये y2 का, ये m1 का और ये m2 का। तो निर्देशांक बराबर, गलत लिख दिया यार, निर्देशांक बराबर जो सूत्र होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अगले कोष्टक में m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब जो हमने ऊपर मान बताया सब मान इसमें लगा दीजिए आप। तो बच्चों m1 का मान 3 और x2 का मान 8, m2 का मान 1 और x1 का मान 4, m1 प्लस m2 3 प्लस 1 कामा m1 का मान 3, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -3 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 1। चलिए काम करिए, ये हो जाएगा 8 या 24, 24 प्लस 4 और बटा 4, ये नीचे रहा। ये हो जाएगा हमारा 15 और 3 एकन 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटा 4। तो बच्चों ये तो बन जाएगा 28/4 और ये बन जाएगा 12/4। तो 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 7 और 4 एकन 4, 4 3 12। तो यहाँ पर मिलेगा 7,3। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 चम्मच। अब आपको लिखना है 21 का चा। चलिए समझो इसको भी भाई, पहले प्रश्न दिखा दे आपको हम। तो यहाँ लिखा हुआ है बाई के बेमान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु 5, -3 तथा 13, y। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, बीच की दूरी। तो बच्चों बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इधर बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर 10। और बच्चों ये रहा हमारा अंडर रूट।
ठीक है। तो ये वाला मान है x1 का, ये y1 का मान है, और ये x2 का, और ये y2 का है। तो लगा दीजिए मान, x1 का मान 5 तो यहाँ पे 5, x2 का मान 13 तो यहाँ पे 13 लगा दीजिए, प्लस y1 का मान -3 और y2 का मान y है तो y लगा दीजिए घात 2 बराबर, और इधर से जो हमारी इधर से जो अंडू हटेगा ना तो घात 2 लग जाएगी। ठीक है, इधर से ये अंडू हटेगा तो घात 2 लग जाएगी हमारी, और यहाँ पर बचेगा ये माइनस का 8 का वर्ग प्लस -3 माइनस y का वर्ग, ये बन जाएगा 100। तो प्यारे बच्चों 8 का वर्ग 8 64 प्लस का हो जाएगा ये, तो 64 प्लस -3 माइनस y का वर्ग बराबर 100 हो जाएगा। इस 64 को उधर भेजो, जब ये 64 उधर जाएगा तो 100 में से घट जाएगा, 36 बचेगा हमारा। -3 माइनस y का वर्ग बराबर 36 बचेगा। ठीक, सीधा लिख दिया हमने। इधर से घात हटेगी तो अंडरूट लगेगा, तो -3 माइनस का y बराबर अंडरूट 36, और साथ में आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाना है। तो -3 माइनस का y बराबर हो जाएगा +6। अब ये वाला -3 उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो -y बराबर +-6 और प्लस का 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिख लो, प्लस चिन्ह लेने पर। तो खाली चिन्ह आपको यही बदलना है, ना ये बदलना ना ये वाला बदलना है, यही चिन्ह बदलना है। प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस हटा देंगे, तो -y बराबर 6 और प्लस का 3। ऐसे प्लस लेने पर तो प्लस लगाएंगे, माइनस हटा देंगे, तो -y बराबर 9 और माइनस चिन्ह इधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा -9। फिर आपको लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो जब बच्चों माइनस चिन्ह लेंगे, अब ये प्लस हटा देंगे, तो -y बराबर -6 और प्लस का 3, तो -y बराबर -3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 3। तो यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 22। ठीक है, यहाँ से देखिए 22 नंबर, प्रश्न नंबर 22 का क्या है, द्विघात बहुपद 3x² - x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए समझिएगा आप। तो सबसे पहले आपको लिखना द्विघात बहुपद 3x² - x -4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके काटने हमें गुणनखंड, तो 4 3 12 12 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 1 मिले, यहाँ पर 1 होता तो 4 3 12 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3x² - x 4 -3 और माइनस का 4 बराबर 0। 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान लेंगे तो 3x - 4, यहाँ से प्लस 1 का मान लेंगे और 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 और x प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों सबसे पहले इसको यहाँ से x का मान निकालेंगे, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। नई लाइन से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो आपको नई लाइन से लिखना शून्यक, शून्यक लिख दो या फिर मूल लिख दो, एक ही बात है। तो शून्यक जो हमारे निकले हैं 4/3 कामा -1, ये शून्यक निकले हैं। अब इसकी हमें करनी है जांच, तो हेडिंग लिख लो जांच। तो जांच के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे, 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये 1 होता है, ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब आपको लिखना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब यही तो बेटा हमारे दो शून्यक हैं, तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है हमें। तो 4/3 प्लस ये यहाँ पर दूसरे शून्यक में माइनस का चिन्ह, तो इधर कोष्ठक लगाना है ऐसे करके। पहले माइनस b का मान कितना -1 है, a का मान 3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4/3 -1 और बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3 बन जाएगा। इसके नीचे एक इसका इसमें, इसका इसमें, तो 4 - 3/3 बराबर 1/3।
तो बच्चों यहाँ पे 1/3 बराबर 1/3, तो इसका योगफल तो समान आ गया। अब आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो नई लाइन से लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों शून्यकों का गुणनफल है C/A। तो शून्यकों का गुणनफल, तो आपको यहाँ पे क्या करना, जो हमारे शून्य है ना, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है आपको। तो देखो 4/3 और गुणा -1। C का मान कितना है, तो C का मान है हमारे पास, कहाँ चला गया, C का मान -4 है, तो यहाँ पे -4। A का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। ठीक है, तो -1 का गुणा 4/3 में करेंगे तो -4/3 और -4/3। ठीक, ये भी हमारे बराबर निकल के आ गए और यही हमारा हल हो गया प्रश्न। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। 22 का खा, उसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 22 का खा, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। तो एक समीकरण ये दे रखा और एक समीकरण ये है, और यहाँ पे जो दूसरा समीकरण वो गलत है, तो लास्ट में 2.3 होगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले 22 का हम लिख लें यहाँ पर खा खरगोश। तो जो हमारा पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो बच्चों देखो यहाँ पे दशमलव से पीछे अंक समान है, यहाँ पर भी देखो दशमलव से पीछे एक अंक है, दशमलव से पीछे एक अंक, दशमलव से पीछे एक अंक। तो जब दशमलव से पीछे अंक समान होते हैं ना, तो ये हट जाएगा हमारा 2x प्लस 3y और बराबर 13। ये बन जाएगा समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है 0.4x 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दशमलव से पीछे एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ पर भी एक है, तो इसका दशमलव आप ऐसे हटा दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस का 5y बराबर 23। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें विलोपन से हल कर देना है। तो देखो समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, ये 5 है तो इसमें 5 का गुणा कर दो, यहाँ पे 3 है इसमें 3 गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिख लेना है हमें समीकरण 1 गुणा 5 तथा समीकरण 2 गुणा 3। यानी समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा इन सब में करो तो आपको हो जाएगा 10x प्लस 15y और 13 पंजे 65। अब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12x और 3 पंजे 15y और बराबर 23 तिया 69 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पे चिन्ह बदलो, पहले लकीर करो ऐसे माइनस माइनस और ये माइनस, तो बच्चों इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा, इधर माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 निकला। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो आप। समीकरण 2 में रखने पर जो x बराबर 2 निकला है तो 2 आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो 4 गुणा 2 प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा हमारा। अब ये 8 बन जाएगा, 8 को इधर ले जाओ तो 5y बराबर 23 माइनस 8 और 5y बराबर हो जाएगा 15। 5 एकन 5, 5 3 15 और y बराबर 3। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। अगर आप जांच करना चाहते हो कि हमारे आंसर सही निकले या गलत निकले हैं तो जांच कैसे करते हैं, जो हमने x और y के मान निकाले हैं ना, x और y के जो मान निकाले हैं ये वाले मान या तो समीकरण नंबर 1 में लगाओ या फिर 2 में लगा दो, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए जांच देख लीजिए इसकी। तो जांच के लिए 2 समीकरण में से कोई एक समीकरण लिख लो जो आपको सरल लगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमने पहला समीकरण लिख लिया। तो जो हमने x और y के मान निकाले वो यहाँ पे लगा दीजिए। तो 2 गुणा 2, x का मान 2 निकाला है और 3 गुणा 3, y का मान 3 निकाला है बराबर 13। तो बच्चों 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 बराबर 13। तो 9 4 13, 13 बराबर 13। ठीक है, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इसका मतलब जो हमने x और y के मान निकाले वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। तो
तो अगला प्रश्न है हमारा 22 का गा। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना एक वृत्त। जब आप बोर्ड के पेपर देने जाओ तो प्रकाल पटरी पेन से साथ लेके जाना, ठीक है। तो ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु रख लो, ठीक है। इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस प्रकार, ये एक ये और एक ऐसे करके खींचनी है। और बच्चों ये होता है हमारा वृत्त का केंद्र। अब यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु और यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है इस प्रकार। तो यहाँ पर लिख लेना आपको O, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर P। फिर क्या करना, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो बच्चों यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, ये हमारी बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखना दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। फिर नई लाइन से लिखना, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है ये बराबर है हमारी AP बराबर BP, ठीक बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब आपको लिखना है यहाँ पे उपपत्ति। उपपत्ति में रचना लिखेंगे। सबसे पहले रचना में क्या लिखना है, OA तथा OB नंबर 1 डाल के लिख लो। OA कामा OB तथा OP को मिलाया। क्या क्या किया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया। तो प्यारे बच्चों जब हमने इसको मिलाया तो ये हमारा लंब हो जाता है, ठीक है। जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये हमारा लंब बनता, 90 अंश का कोण हो जाता और ये भी 90 अंश का कोण हो जाता। तो इसी के नीचे लिख देना है OA लंब AP तथा OB लंब BP, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना, हमें एक त्रिभुज ये वाला लेना और एक त्रिभुज ये लेना छोटा, यानी एक त्रिभुज ये लेना है और एक ये लेना है। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में बच्चों हमने त्रिभुज OAP OBP ये दो त्रिभुज लिए हैं। तो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OA बराबर BO, एक ही वृत्त की त्रिज्या। फिर इसके बाद आपको लिखना है ये वाली रेखा हमारी उभयनिष्ठ है, तो लिख लेना है OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है, ठीक। फिर इसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश का कोण है। तो आपको नई लाइन से लिखना है कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज OAP OAP सर्वांसम त्रिभुज OBP किसके आधार पे हो जाएंगे, दो भुजाएं और एक कोण SA के आधार पे सर्वांसम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे तो इसकी जो संगत भुजाएं होती हैं बराबर हो जाती हैं, ठीक। ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो आपको लिख देना अतः AP बराबर BP, तो यहाँ पर देना बाई CP/CT के द्वारा, ठीक। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर इसका यहाँ खाली, इसको भी देख लीजिए आप। प्रश्न है हमारा 22 का घा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि
कोण ए डी सी बराबर बी ए सी, तो सिद्ध कीजिए। ठीक, ये सिद्ध करना हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना एक त्रिभुज हमें इस प्रकार, और इसका नाम लिखना है ए बी और ये सी। एक बार प्रश्न को फिर देखिए आप। प्रश्न कह रहा है भुजा BC पर एक बिंदु D, ये हमारी भुजा है, इस पर एक बिंदु रखेंगे D हम यहाँ पर। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ADC, तो इसको यहाँ पर ऐसे मिलाना है आपको। ADC बराबर है BAC, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये दे रखा है। तो चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया है यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो आपको यही लिख देना कोण BAC और बराबर कोण ADC। फिर नई लाइन से लिखना सिद्ध करना है हमें CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD। तो बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें नई लाइन से लिख लेना उपपत्ति। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, फिर एक छोटा वाला त्रिभुज लेना। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं समानुपात में हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। तो बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर है, प्रश्न में दे रखा है। तो कोण BAC और बराबर कोण ADC, और आगे लिख देंगे दिया है इस प्रकार। और प्यारे बच्चों ये वाला कोण हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ, क्योंकि देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा और छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा। तो आपको लिख देना कोण C बराबर कोण C, और इसके आगे लिख देना उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। अब ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, तो कसौटी कौन सी लेगी, तो कसौटी लग जाएगी हमारी A वाली कसौटी लग जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो एक बात ध्यान समझिएगा, पहले आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज देखना है, तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर है, यानी एक त्रिभुज ये देखना है और एक छोटा वाला त्रिभुज देखना है। जो आपने समरूप देखा है उन्हीं त्रिभुजों को देखना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी और इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इस कोण के सामने वाली भुजा BC और इस कोण के सामने वाली भुजा AC। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है BC और बटा AC हो जाएगा। चलिए आगे समझिएगा। फिर प्यारे बच्चों जब ये बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ये वाली हो जाएगी और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ये हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है AC बटा DC। अब यहाँ पे कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC का वर्ग बराबर, इन दोनों गुणा करेंगे BC इंटू DC। तो बस प्यारे बच्चों यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, इतना ही करके आपको छोड़ देना है। यहाँ पे लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 22 का 5वां है, तो इसमें माध्य ज्ञात करना, और ये हमें टेबल दे रखी है। चलिए समझिएगा। तो बच्चों ये हमारी टेबल है, तो इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। यानी माध्य
ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो पहले इस 14 को ऐसे ही लिख लो, 14 में 56 को जोड़ो 70, 70 में 60 को जोड़ो 130, 130 में 86 को जोड़ो 216, और 216 में 74 को जोड़ो, लो हो गया गलत। हाँ 216 में 74 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290, और 290 में 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 352, और 352 में 48 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400। इस प्रकार तो प्यार बच्चों ये वाला जो मान होता है, जो संचयी बारंबारता की अंतिम संख्या होती है, वो n कहलाता है। तो ये तो हो जाएगा हमारा n। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर n/2 निकालना है। n/2, n का मान कितना है 400 है, तो 400/2 तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है ये जो हमारा 200 है संचयी बारंबारता में किस संख्या से घटा सकते हैं। अब आप ये बताओ 14, इस 14 से 200 घटा सकते हो, नहीं घटेगा। 70 से 200 घटेगा, नहीं घटेगा। 130 से 200 घटेगा, नहीं घटेगा। तो 216 से ये 200 घट जाएगा, तो इसी के सामने ये हो जाएगा हमारा f। यहाँ पे आपको लिख देना है f, और ये बेटा हो जाएगा हमारा l। ठीक, l बराबर हो जाएगा 30। फिर इससे ऊपर ये हो जाएगा हमारा cf। बच्चों एक बार यहाँ पे फिर समझ लीजिए, आपको ये देखना है ये 200 संचयी बारंबारता में ऊपर से किससे घटेगा, तो 216 से घटेगा। ठीक है, अब इसके बाद सूत्र लगाएंगे। तो नई लाइन से आपको लिख देना है माध्यक बराबर, माध्यक या माध्यिका, माध्यक बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F और इंटू H। तो H का मतलब है, देखो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो H का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए। तो L का मान कितना है, L का मान 30 है, n/2 का मान 200, तो यहाँ पे 200, CF का मान 130, और बच्चों F का मान है 86। देखो यहाँ पे 86 लिखा हुआ हमने, 86, और H का मान 5 का अंतर है वर्ग अंतराल में, तो 5 लिख दीजिए। थोड़ा हल करिए इसको, 30 और प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा 70 बटा ये 86 लिखा हुआ है हमारा, 86 और ये 5, 30 प्लस ये हो जाएगा 300, 7 पन्ना 35, 350, और ये 86 हो जाएगा। अब इसमें इसका लगाना है भाग हमें। जब 86 का भाग 350 में लगाएंगे तो निकल के आएगा हमारा 30 प्लस 4.069 इतना। और प्यारे बच्चों ये वाली संख्या हमारी 5 से बड़ी है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 7 कर देंगे, तो हो जाएगा 30 प्लस 4.07। अब इसमें जोड़ देना है 30 और 4 34, 34.07। तो यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिएगा आप लोग। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर है हमारा 22 का 4 चम्मच। यहाँ पे दे रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 है अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर कुल परिणाम, कुल परिणाम। जब बच्चों एक पासे को एक बार फेंका जाता तो कुल परिणाम होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो इसमें ये देखना अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, यानी अभाज्य संख्याएं 2 3 और ये 5, ये हमारी अभाज्य संख्या। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पी ई कर लो। ठीक है, पी ई। तो ये कितनी संख्या है हमारे पास, 3 है, और ये कुल कितनी संख्या है, 6 है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो पी ई बराबर निकलेगा 1/2 इतना।
अब इसके बाद नंबर दूसरा डाल के लिखेंगे हम। नंबर 2 है हमारा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब आप ये देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, 2 और 6 के बीच में, तो बच्चों 2 और 6 के बीच में ये वाली 3 संख्याएं हैं, तो इन्हीं 3 को लिख लो। 3, 4, 5, तो इसकी प्रायिकता, तो यहाँ पे अब की बात चेंज कर लेना, PF कर लो बराबर, ये कितनी संख्याएं हैं, 3 है, 3 और बटा टोटल संख्या कितनी है, ये वाली 4 है, तो बटा सॉरी माफी चाहता हूँ 6 है, ये कुल संख्या कितनी 6 है, तो बटे में 6 रहेगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो PF बराबर निकलेगा 1/2। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक, इतना ही आपको इस प्रश्न में करना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 23, उसको देख लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। ठीक, यहाँ पे इसी सूत्र का काम होने वाला है। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 8 पदों का योगफल 64 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है यस 8 बराबर 64, ये कहलाता 8 पदों का योगफल 64 है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, n की जगह पे हमें 8 लगाना, यहाँ पर भी 8 लगाना और यहाँ पर भी 8 लगाना है, तो आपका हो जाएगा ये 8/2, फिर यहाँ लिखना है 2a प्लस, और बच्चों यहाँ पर भी 8 लगाना है आपको, 8 - 1 इंटू डी और बराबर 64, इस प्रकार। तो यहाँ पर 8/2, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2a और प्लस ये हो जाएगा हमारा 7d। ठीक, 7d और बराबर 64। अब 8 एकन 8 और 8 8 64, 8, और बच्चों इस 2 का गुणा हो जाएगा इधर, 2 का गुणा 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 2a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 16। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला। फिर यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर 17 पदों का योगफल बिल्कुल उसी तरह करना है। 17 पदों का योगफल कितना है, 289 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर n की जगह पे 17 लगाना है, यहाँ पर 17 लगाना और यहाँ पर भी 17 लगाना है, तो हमें लिखना है 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी और बराबर हो जाएगा हमारा ये 289। अब यहाँ पर क्या होगा, 17/2, तो बच्चों 2a और प्लस यहाँ पर बचेगा हमारा 16, कितना बचेगा 16d और बराबर 289। तो 17 एकन 17 और 17 17 289। फिर इस 2 का गुणा होगा 17 में 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2a प्लस 16d और बराबर 34, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो आके, तो यहाँ पे लिखना है 2a प्लस 7d और बराबर 16, नंबर 1 हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे बदल दो चिन्ह, माइनस माइनस और ये माइनस, तो इससे ये कट गया, और यहाँ पर बचेगा हमारा 9d। ठीक है, 9d बराबर, यहाँ पे घटाइए, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, 18 बचेगा हमारा, तो 9 एकन 9 और 9 दूनी 18, तो d बराबर निकलेगा 2। तो इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सार्वधातुक और प्रथम पद। अब d बराबर 2 निकला, तो ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर तो d बराबर 2, तो d बराबर 2 कहाँ पर है, यहाँ लगा दीजिए d की जगह पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 7 गुणा 2 और बराबर 16,
तो बच्चों 2a ये हो जाएगा 14 बराबर 16, इस 14 को उधर भेज दो, तो 2a बराबर 16 माइनस 14 और 2a बराबर हो जाएगा 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो a बराबर 1 निकल के आएगा। यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, तीसरे का अथवा। प्रश्न नंबर 23 का अथवा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1/2 घंटा कम लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों जो दूरी दे रखी है, दूरी हमारी है 80 किलोमीटर, दूरी बराबर है 180। ठीक है, फिर नई लाइन से एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर लिखना t1 पहला समय, दूरी कितनी है 180 है और चाल कितनी x है। अब आगे प्रश्न ये कह रहा है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए या अधिक कर दी जाए तो नई चाल बराबर नई चाल। तो नई चाल कितनी हो जाएगी x + 5, यानी जो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल है उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको दूसरा समय लगेगा तो t2 बराबर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हमारी वही रहेगी और चाल हमारी हो गई x + 5। अब प्यारे बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए आप, जब चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा और चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। तो इसकी देखो चाल अधिक है, इसकी चाल अधिक है, इससे इसकी चाल अधिक है, तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है t1 - t2। तो कितना घंटा कम लगता है, 1/2 प्रश्न में दे रखा कम लगता है, तो इनके मान लगा दीजिए। t1 का मान ये रहा 180/x, t2 का मान ये है 180/x + 5 और बराबर 1/2। यहाँ से हम 180 कॉमन लेंगे, जब 180 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/x - 1/x + 5 और बराबर 1/2। तो 180 तो बाहर रहेगा, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो x + 5 - x और बटा इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, x² + 5x हो जाएगा और बराबर 1/2। अब यहाँ पर x से x कट जाएगा, 18 × 5 = 90, तो ऊपर बन जाएगा 900 और बटा x² और 5x बराबर 1/2। अब यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो x² + का 5x और बराबर हो जाएगा हमारा 1800। और बच्चों इस 1800 को उधर ले आएंगे तो x² + 5x और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1800 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 1800 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 5 मिले, तो 1800 बराबर लिख सकते हैं हम 45 × 40 इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिख लेना है। और प्यारे बच्चों यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग पहले। अब यहाँ पे हमें लिखना x² + x, यहाँ पे लिखना 45 - 40 और माइनस का 1800 बराबर 0। तो x² इस x का अंदर गुणा करेंगे, 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। यहाँ से x का मान लेंगे तो x + 45, यहाँ से माइनस का 40 का मान लेंगे तो x + 45 यहाँ पर भी बचेगा बराबर 0। फिर आपको लिखना है x + 45 और x - 40 बराबर 0।
तो बच्चों x प्लस 45 बराबर 0, 45 को उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 45, और माइनस वाला जो उत्तर होता है वो अमान्य होता है। इसको लिखना है x माइनस 40 बराबर 0 और x बराबर 40। ठीक, यही हमारा मान्य होगा। तो आपको नई लाइन से लिखना, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ठीक कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 24। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ये ज्ञात करना है इसमें हमें। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक गोला। पहले इसका चित्र समझिए आप लोग। और बच्चों ये इसकी है गर्दन बेलनाकार, ये वाली इस प्रकार ये। ठीक है, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बेलन है जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, तो h बराबर लिखना 7 सेंटीमीटर। और ये हमारा गोला है, तो गोले का व्यास है, ये वाला व्यास कहलाता है 8.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है बच्चों 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो बेलनाकार गर्दन की मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कितना पानी आएगा हमें ये बताना है। चलिए समझिएगा। तो पहले लिख लो हेडिंग बेलन। ठीक है, तो बच्चों बेलन की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, व्यास बराबर दे रखा है 2, तो इसके व्यास को 2r छोटी r लिख लो, तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बेलन की त्रिज्या निकलेगी 1 सेंटीमीटर निकलेगी। अब आपको नई लाइन से लिखना है गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास दे रखा है 8.4, यहाँ पे 2r लिखेंगे, ठीक, बड़ी r, 2r बराबर 8.4, 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 चौकू 8 और 0.2 दूनी 4, तो r बराबर निकलेगा 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो बच्चों इस ठोस में क्या क्या है, गोला है और बेलन है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, और इसके बाद बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, इतना। अब यहाँ पर आपको क्या करना, पाई का मान 22/7 लगाना है। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। इस r का मान यानी 4/3 लिख लो पहले, पाई का मान 22/7। तो बच्चों इस r का मान कितना है, 42 है, यानी 4.2 है, तो आपको लिखना 4.2 पे घात 3 और प्लस पाई का मान 22/7, और इस r का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे देख सकते हो, तो 1 पे घात 2, और h का मान कितना है 7 है, ये 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 7 लगाना है। ये 7 से 7 ही हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे लिखना है 4/3 गुणा, ये बन जाएगा हमारा 22/7, और गुणा इसका दशमलव बटाएंगे तो 42/10 पे घात 3, और बच्चों यहाँ पर बचेगा सिर्फ 22 बचेगा हमारा। अब इसको 2 से काटिए आप, या मत काटो इसको 2 से, इसको 3 बार लिख दो, तो यहाँ पे लिखना है 4/3 गुणा 22/7 गुणा 42/10, 42/10 और ये 42/10 और प्लस ये 22 जिंदाबाद है हमारा। काटिए, 7 एकन 7 और 7 तियाँ नहीं 7 छक्का 42। ठीक है, 7 एकन 7 और 7 छक्का 42 और 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। अब ऊपर वाली सभी संख्याओं गुणा करेंगे, 42, 42, 2, 22 और ये 4,
इन सबका करना है गुणा हमें। 4 22 और ये 2 42 और ये 42। तो बच्चों ऊपर वाली संख्याओं गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 3104 और ये 64 और बटा कितना हमारा 1000 रहेगा नीचे बटा में और प्लस 22 इतना। अब इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा तो 310.464 और प्लस 22। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 332। 310 में 22 जोड़ेंगे तो 332.464 घन सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। एक बार इसका आंसर चेक कर लें हम। ठीक, सही है, यही आ रहा है ठीक आंसर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 24 का अथवा। प्रश्न नंबर 24 का अथवा है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो ऊंची त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना आपको एक शंकु, और बच्चों इस शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक, तो इसके ऊपर रखना एक अर्धगोला इस प्रकार, और इस खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है वो हमारी है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है शंकु तथा अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो बच्चों यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो इसकी त्रिज्या है 3.5। तो r बराबर लिखना 3.5। और बच्चों इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का भाग लग जाएगा। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो बच्चों इस प्रकार ये थोड़ा समझिएगा आप यहाँ पर ऐसे करके। तो यहाँ पर ये वाली जो दूरी निकली 7/2 और ये दूरी कितनी है 7/2 है, 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 3.5। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 है। ठीक है, तो 15.5 में से 7/2 घटा देंगे। 7/2 का मतलब है 3.5। तो यहाँ पे निकलेगी हमारी शंकु की ऊंचाई। तो नई लाइन से लिखना है आपको शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर कैसे निकालना है, 15.5 में से 3.5 घटाना है हमें। ठीक है, 15.5 में से 3.5 घटाना है तो यहाँ पर बचेगा हमारा 12। तो h बराबर निकलेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे त्रियक ऊंचाई शंकु की निकालनी है। तो त्रियक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √h का वर्ग और प्लस r का वर्ग। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए। तो बच्चों h का मान कितना निकाला है 12 का वर्ग, और इस r का मान निकाला 7/2 का वर्ग। काम करिए इस पर, तो ये तो बन जाएगा 144 और ये 49/4। गुणा करिए, 4 चौक 16, यहाँ से लेकर 4 चौक 16 17, 4 1 5 प्लस 49 और बटा 4। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर प्राप्त होगा 625/4। ठीक है, तो बच्चों L बराबर निकलेगा हमारा 25/2 सेंटीमीटर इतना। अब यहाँ पे निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको नई लाइन से लिख देना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ठोस में क्या क्या शामिल है, शंकु और अर्धगोला। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है हमारा πr_l और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr²।
अब यहाँ पे थोड़ा पहले कामन ले लीजिए। जब बच्चों यहाँ से कामन लेंगे, पाई आर कामन लेंगे तो एल प्लस 2r बचेगा। यहाँ पे मान लगाइए, पाई का मान आपको 22/7 ही लगाना है, 22/7, और आर का मान 7/2 दे रखा है, 7/2, और एल का मान 25/2। ठीक है, और प्यारे बच्चों 25/2 को लिख सकते हैं हम 12.5 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 12.5 और प्लस 2 और आर का मान 7/2 इस प्रकार। अब ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 7 से 7 ये कटेगा, 2 से 2 ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 11। अब यहाँ पे 7 ही तो बचा हुआ है, तो 12 7 19, 19.5 हो जाएगा अंदर। अब इसका गुणा कर दीजिए, 11 पन्ना 55, हासिल लगी हमारी 5, 11 99, और 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104। ठीक, तो हासिल लगी है 10, 11 1 11, 11 और 10 21, और दशमलव से पीछे 1 अंक है, ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आंसर देखो दे रखा है ये 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, बस सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश एवं 45 अंश है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बना लेना समतल आपको ये। ठीक है, हमारा एक भवन है, बहुमंजिल का अर्थ है कई ऊंचा, लगभग 5-6 मंजिला होगा, और ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर देखेंगे हम। तो प्रश्न कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, यानी इसके शिखर से देखा गया 10 मीटर ऊंचे भवन, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, इसके शिखर को देखा गया और फिर इसके तल को देखा गया। इसको आपको यहाँ से ऐसे मिला देना है, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है। तो इनके जो कोण है वो क्रमशः कितने कितने हैं, 30। तो ये वाला कोण 30 हो जाएगा और ये वाला 45 हो जाएगा। तो जो प्यारे बच्चों ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये कर लेंगे h, और इस वाली दूरी को x और इसको x। तो इस बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर a, यहाँ पर b, c, d और ये e। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है यहाँ पर माना AD, माना AD एक भवन तथा BE एक बहुमंजिल भवन है। ठीक, बहुमंजिले भवन है। ठीक, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज लिख लो, ये वाला DCE में, त्रिभुज DCE में tan 30 लंब बटा आधार, तो h/x। अब यहाँ पर क्या करना, tan 30 का मान 1/√3 h/x गुणा करिए आप, इसका इसमें इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा √3h। ठीक, ये बना लो समीकरण नंबर 1। अब आपको त्रिभुज लिखना है ACE में, त्रिभुज ABE में, ABE में। अब आपको यहाँ पे लिखना है tan 45 है, 60 तो नहीं यहाँ, ठीक 45 h + 10 और बटा x, और tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर, और h का मान ये लगा दीजिए, नहीं x का मान ये लगा दीजिए, h + 10 और x की जगह पे √3h, कैसे गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो √3h बराबर h + 10, इस 10 को ले आइए, तो √3h माइनस का h और बराबर 10। तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, जब यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बराबर 10 हो जाएगा, इसका भाग लगा देंगे, तो h बराबर 10/√3 - 1। अब यहाँ पे आपको हर का परमेकड़ करना है, √3 + 1, √3 + 1। तो बच्चों h बराबर हो जाएगा हमारा 10, और कोष्टक से बाहर √3 + 1 और बटा, यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हमारा ये 3 - 1 हो जाएगा, और 3 - 1 2 होता है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा
5√3 और प्लस का 5। अब आपको नई लाइन से लिखना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर, तो प्यारे बच्चों बहुमंजिल भवन हमारा यही तो है 10 + h, तो आपको लिख देना है यहाँ पर h + 10। तो h का मान कौन सा है, तो बच्चों h का मान ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 5√3 और प्लस 5 और प्लस ये 10, तो 10 5 15 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5√3 और प्लस 15। प्यारे बच्चों यहाँ पे 15 लिखा हुआ, ठीक है। ये अब यहाँ से क्या करना, हमें 5 ले लेना कामन। जब यहाँ से 5 कामन लेंगे तो यहाँ पर √3 और प्लस 3 बचेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है 25 का, अथवा भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना एक चिमनी, पहले बनाना तालाब को यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारी है चिमनी। तो इस बिंदु से जो चिमनी की दूरी है वो 25 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 25 मीटर है और इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, A, B और C, और ये H कर लो, ये वाला कोण 60 कर लो। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना BC एक चिमनी है, माना BC एक चिमनी है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज एक ही है तो tan 60 लगा दो, tan 60 लंब बटा आधार, तो H/60 हो जाएगा। सॉरी माफी चाहता हूँ, 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 25 कर लीजिए, tan 60 का मान √3, तो H/25 गुणा कर लीजिए इसका इसमें, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 25√3, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। 25 का अथवा और फिर इसका दूसरा, इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक क्षैतिज तल है और यहाँ कहीं पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारी पतंग उड़ रही है और ये इसकी ऊंचाई है, कितनी है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 60 मीटर, ठीक है। हमने इतना ज़्यादा बना लिया, आपको यहाँ तक बनाना है, ठीक है। और ये पतंग की है डोरी, पतंग की डोरी है, तो जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए 60, A, B, यहाँ पर C, और इसके बाद ये पतंग की डोरी ज्ञात करनी, तो इसको कर लीजिए आप X कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना AC एक पतंग की डोर है, ये पतंग की डोर है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना साइन, साइन होता है लंब बटा कर्ण, साइन 60, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 60 है और कर्ण हमारा x है। हल करिए, साइन 60 का मान √3/2 बराबर ये हो जाएगा 60/x, कैसे गुणा करिए इसका इसमें, तो हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा 120। इसका भाग लगा देंगे तो x बराबर 120/√3, √3 का ऊपर नीचे गुणा करना है, √3/√3, तो x बराबर हो जाएगा 120/√3। जब √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 × 3, 3 चौक 12, तो x बराबर हो जाएगा 40/√3 मीटर, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई बराबर निकलेगी 40/√3 मीटर। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप। जय हिंद, जय भारत।